नमस्कार। आज कला चर्चा में सुविख्यात कला गुरु तथा चित्रकार डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी से कला वार्ता सुने विराजे हुए हैं। टकमन 28 में आप पधारे हुए हैं। हम यहाँ आए तो आज हमको एक सौभाग्य मिला कि आपने कुछ कला वार्ता के लिए समय दिया। तो मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और हम दोनों शिष्यों को, सुशील जी और हम दोनों को अपने समय दिया। मैं आपके बारे में प्रारंभिक इतनी जानकारी दूंगा कि आप उदयपुर संभाग से, बांसवाड़ा से, घड़ी एक छोटा सा एक कस्बा है, घड़ी प्रतापपुर, दोनों साथ बोलते हैं, प्रतापपुर का कस्बा है। उस कस्बे से निकले और कला यात्रा करते करते राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर आपने एक विख्यात कला गुरु तथा चित्रकार के रूप में राजस्थान नहीं, पूरे भारत, मैं कहता हूँ पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। मैं कुछ सहज प्रश्न मेरे मन में जो है मैं आपसे पूछूंगा। सर से उम्मीद है कि इसकी जो भी जानकारी देंगे आपसे। सर, आपकी कला यात्रा जो घड़ी प्रतापपुर से शुरू हुई और जयपुर तक आप पहुँचे, उसकी एक संक्षिप्त जानकारी आप के श्रीमुख से मिले तो हमको ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और वहीं से मैंने अपनी कला यात्रा शुरू की, ये मानता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति बचपन में कलाकार होता है। धीरे 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 वो अलग अलग फील्ड में चला जाता है, पर हर किसी को बचपन में आर्ट से सीधा रिश्ता होता है, म्यूज़िक से रिश्ता होता है। मेरा भी ऐसा ही था। मैंने हाई स्कूल ड्राइंग पेंटिंग से की थी, तो मेरी रुचि बढ़ गई और थोड़ी बढ़ते 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 जो है वो उदयपुर तक आ गई। फिर उदयपुर से मैं जयपुर भाग गया, या यहाँ वालों ने मुझे वहाँ भगा दिया तो मैं काम करता रहा और आज भी काम करता हूँ और काम ही करता हूँ। तो काम से व्यक्ति की पहचान होती है। खाली मैं वहाँ का हूँ, उससे पहचान तो खाली वहाँ की होगी। इससे आगे की क्या करना है, कैसे करना है, आपका डायरेक्शन क्या है, ये आपको समय और परिस्थिति दोनों देती है। तो मेरे से पहले मेरे परिवार में कोई आर्टिस्ट नहीं था। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी जो हैं वो रेलवे में थे और मुंबई में थे, और मुंबई में भी उनका ऑफिस जो था वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के बिल्कुल सामने था। तो मैं जब भी मौका मिलता था, गर्मियों की छुट्टियों में जाता था बॉम्बे, और जे मैं दर्शन करके आता था। और पिताजी जो है वो देखते देखते थे कि मैं थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे जहांगीर आर्ट घुमाते थे। तो जहांगीर गैलरी का और ये थोड़ा सा वो रहा था। तब मुझे लगा कि मुझे जो है वो ग्रेजुएशन किया है तो मैं अब मास्टर डिग्री भी करूँगा, और मैंने उदयपुर से मास्टर डिग्री किया और वो 1970 में किया। तब का माहौल और आज के माहौल में बहुत फ़र्क है। इसके बाद में मैंने स्कूल ऑफ आर्ट में 33 साल तक स्कूल ऑफ आर्ट में दिया। इस बीच में मैं यहाँ से पास आउट के बाद में मैं देवगढ़ रहा, और मैं सोचता हूँ देवगढ़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेवाड़ ने मुझे बहुत दिया है, और उसको मैं भूल नहीं सकता। आज भी मैं उसी में से कुछ लेता हूँ, और मेरी कलाकृतियों का जो पूरी यात्रा है वो उसी से चल रही है। तो अपनी सराउंडिंग को व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। सराउंडिंग उसका पहला गुरु होता है, मतलब प्रकृति उसकी पहली गुरु है। मेरे भी वही यार। धन्यवाद सर। आपने जो बोला कि जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए, और आपकी जो अभी सहजता, मैं जब नया जब आपको देखता था जब कॉलेज टाइम में, तो एक तो सर आपकी पर्सनालिटी, और देख कर लगता था कि बात करें कि नहीं करें। जब आप बात करते तो इतना लगता है, इतना सहज व्यक्तित्व है आपका। तो सर एक तो मुझे लगता है कि जैसे कला के अंदर कहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा कला के अंदर बहुत बड़ी एक भूमिका होती है। तो आपकी भी कला यात्रा में आपको आगे बढ़ने में कुछ गुरुओं का, कुछ बड़े कलाकारों को प्रेरणा या मार्गदर्शन रहा होगा। तो ऐसे कौन कौन से जो आप कह सकते हैं कि आपकी कला के अंदर आपको आगे बढ़ाने में, आपकी कला के अंदर उनकी दर्शन होता है? वैसे तो मैं किसी को अपना गुरु नहीं मानता। तो गुरु जिसको कहते हैं उसको गुरु, मेरा गुरु प्रकृति है। मेरा गुरु मेरा पास्ट, आर्ट का जो पास्ट है
वो है। और मेरा जो प्रेरणा स्रोत जो हैं वो मेरे जो टीचर रहे हैं उसमें से हो सकते हैं, पर गुरु नहीं है। गुरु इसलिए कि मैंने आरंभ से अंत तक उनसे शिक्षा नहीं ली। चाहे 2 साल पढ़ा या 1 साल पढ़ा तो उसको हम गुरु कैसे कहेंगे? आपको उससे प्रेरणा मिलती है, तो वो रहे हैं। पर हाँ, मैं देश विदेश में जब भी जहाँ पे मुझे मौका मिलता है तो मैं कलाकारों के स्टूडियो विज़िट करता हूँ, म्यूज़ियम गैलरीज विज़िट करता हूँ। बनिस्बत जो मार्केट में घूमना या शॉपिंग मॉल में घूमना, उससे हटके मैं आर्ट में ही जीना पसंद करता हूँ। और उसी को मैं जो है वो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरा गुरु, मेरी ताकत, मेरे जो कुछ भी को वो वही है। हाँ, मेरा गुरु का तात्पर्य सर वही है कि जो गुरु का तो बड़ा व्यापक शब्द है। गुरु जो कहते हैं कि जो अपने जीवन को बदल दे व्यक्ति, वो गुरु एक उसका अलग आध्यात्मिक अर्थ अलग हो सकता है। पर हाँ, आप कह रहे हैं कि आपको एक तरह से प्रकृति आपके जो अपने आसपास देखकर जो आपने चित्रों में व्यक्त किया है, तो मेरे मन में 2 प्रश्न आते हैं कि सर आपके प्रारंभिक चित्रों को हम देखते हैं, जब मैंने देखना शुरू किया तो आपके चित्रों में श्वेत श्याम रंग थे, ब्लैक एंड वाइट चित्र बनाते थे। वो सीरीज अलग ही एक अपील करती थी। बाद में कालांतर में आपके चित्रों में रंग आए, और रंग भी कम नहीं आए, अच्छे खासे रंग आए। तो इन 2 में श्वेत श्याम रंग आप करते थे सर, उस समय आपको जो 2 रंगों में काम करने का जो आनंद आता था, और अब जब आप रंगों को अच्छे खासे चित्रों में उपयोग करते हैं, तो दोनों काम में परिवर्तन या उसमें आपका उस ब्लैक एंड वाइट से कलर में आने का जो सफ़र है, इसके बारे में सर जानकारी। मैं कहने के लिए ब्लैक एंड वाइट वो थे, वो बहुत सारे कलर्स उसके साथ जज्ब होते थे, और वो कलर देखने की ताकत जो है वो एक कलाकार में होती है। एक काले रंग में भी सारे कलर्स को कैसे विजुलाइज कर सकता है, कैसे उसका आनंद ले सकता है। काले से पूरी प्रकृति का चित्रण करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है, पर वो आनंद भी देता है। और मैं उसमें जो है वो बहुत सारे टोन्स, बहुत सारे उसके स्तर, रंगों के स्तर में देखता था। आपने मेरे पेंटिंग देखी होंगी तो एक तो या तो सॉलिड मास है, और उसके साथ में पर स्पेस के साथ बहुत प्रयोग है। उस स्पेस को मैंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ड्रीमी उसमें जो मैंने लिया है, उस वो नेचर को, कोई लोगों ने कहा कि आपका काम डेजर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपका काम जो है अरावली से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आपका काम जो खाने जो हैं उससे, या आपका काम किससे है। मैं इन सब को काम में अपने काम के साथ में जोड़ता था। इवन जैसे मैं जब भी मैं निकलता माही क्रॉस करता या नदी क्रॉस करता, तो उसके पेबल्स जो हैं, वो पत्थर जो है, मुझे जो गोल गोल पत्थर के जो वो, और शुद्ध अच्छा साफ़ सुथरा पानी होता था, तो उसमें से वो दिखते थे। तो उसको मैंने पूरी एक सीरीज़ में कन्वर्ट किया है। यहाँ के और देवगढ़ के और ब्यावर के आसपास के जो चट्टानें और ये जो कुछ भी हैं, इवन माउंट आबू की चट्टानें, ये मेरे लिए मेरे आदर्श थे और आज भी हैं। पर उस समय जब मैं केवल चट्टानों के साथ में प्ले करता था, या केवल ब्लैक एंड वाइट में काम करता था, वाइट जो है वो ब्लैक को जो है बहुत आगे बढ़ाता था। उसके बहुत सारे रंगों के स्तर उसी से बनते थे। तो नेचर में भी हमें बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, और हम बहुत सारी शेप्स को देखते हैं, तो वो मैं उस समय गढ़ता था वो शेप्स तब का। फिर और मेरे नेचर में है कि मैं किसी भी स्टाइल में मैं स्टक नहीं होता हूँ। मैं कि बस ये अब यहाँ फंस गए और यहाँ अटक गए, और आपके बहुत सारे लोगों के साथ में है कि मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ गई तो आपको वैसे के वैसे काम करना है, उसी तरह के काम की डिमांड आएगी, गैलरीज आपके वो करेगी। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। इसलिए जब मेरा अच्छा खासा आर्ट में काम बिकने की स्थिति भी थी, लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, मुझे नेशनल अवार्ड या स्टेट अवार्ड या ऑल इंडिया अवार्ड्स भी ब्लैक एंड वाइट में मिले थे, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे थी। इसलिए कि मैं एक ब्रांडेड नहीं होना चाहता था, एक जगह बंधा हुआ नहीं रहना चाहता था। लोगों ने जब मुझे कहा कि, कई लोगों ने मेरे से कहा कि आपको और कलर नहीं दिखते हैं, तब मैं कहता था कि आपको इस ब्लैक में आपको और कलर नहीं दिख रहे हैं क्या? रात्रि में जैसे हम अंधकार में कलर देखते हैं, वो ब्लैक होते हुए ब्लैक नहीं है। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो उसके साथ में अगर बात करें तो केवल ब्लैक एंड वाइट पे दुनिया भर की बात हो सकती है।
कोई अपशकुन मानता है, तो कोई बहुत ज़्यादा। अब अपशकुन है तो वो बच्चा पैदा होता है तो उसके काला टीका क्यों लगाते हैं? आप काली मूछें क्यों रखना चाहते हो? अब काले बाल क्यों करना चाहते हो? महिलाएं जो हैं वो अपनी सुंदरता में काजल क्यों लगाती हैं? सफ़ेद भौहें क्यों नहीं करती हैं? तो ये अपशकुन नहीं है। तो अलग अलग सोच है। कुछ जो ये आजकल जो ये जो मकान बनाते हैं, तो आप जिसको ज्योतिष को वास्तु, तो उस वास्तुशास्त्री को कहेंगे तो यहाँ आप झरने वाली पेंटिंग लगाइए, यहाँ फूल खिले हुए हों वैसे पेंटिंग लगाइए। अरे झरने फूल खिले हैं, आप अपने उसके गार्डन में क्यों नहीं करवाते? अंदर जो हाथ की बनी हुई पेंटिंग लगाइए, ये बोलिए। तो हाथ की बनी हुई पेंटिंग अपने आप में सुकून देती है। वो हमारे यहाँ उस तरह के संस्कार जो पहले थे, अब जो, क्योंकि हाथ के बने हुए हमारे शादी ब्याहों में और हर किसी में पूरे घर को सजाते थे। अब वो सारी चीज़ें चली गई। कोई चाइना से बना हुआ, कोई रेडीमेड प्रिंट जो है वो उठा करके लगा देते हैं। तो आर्टिस्ट कहाँ जाएगा? तो आर्टिस्ट आपके साथ जीना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए। तो मैंने फिर वही चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसमें थोड़े कलर इंट्रोड्यूस किया। ब्लैक एंड वाइट में आज भी करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई एक बंदिश नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं सब कुछ करता हूँ। और ब्लैक एंड वाइट से अलावा कलर्स में भी एक कलर के, मल्टी कलर के, उसका इम्पेस्टो में, उसके रिलीफ में, उसके साथ में टेक्सचरल पूरा अप्रोच में, उसके फ्लोटिंग में कई तरह के एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं। तो ये नहीं कि मैं यहाँ आकर के रुक जाऊँ या यहाँ, वो मैं नहीं कर सकता है। तो एक सीरीज़ से पहले दूसरी सीरीज़ का काम शुरू हो जाता है मेरे। सर आप जैसे अभी कह रहे थे कि श्वेत शाम या ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी रंग होते हैं, मेरे मन के अंदर राज कपूर की 2 फिल्में ध्यान में आ रही थी। आवारा फिल्म हम देखते हैं और एक संगम फिल्म देखते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट एक कलर। पर आवारा फिल्म देखते हैं तो हमको कभी ध्यान नहीं आता कि इसके अंदर लाल पीला रंग होना चाहिए। देखते लग रहा है उसके अंदर आवश्यकता ही नहीं। जब आप भाव जो व्यक्त कर रहे हो वो अगर आपका ज़बरदस्त है तो फिर रंग इसमें कोई एक मायना नहीं रखते। तो वही है चित्रों के अंदर जो तो कलर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ आज भी जो है वो क्लासिक लगते हैं। हमारे जो स्कल्पचर्स की ब्यूटी आज भी वो सॉलिड कलर्स हैं, सॉलिड कलर के स्टोन हैं, तो इसलिए वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उस पर आप जो है पेंट कर देते हैं। आजकल कई लोग बेवकूफ़ी में जो है वो मंदिर को पेंट कर देते हैं, करते हैं, तो उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए ब्लैक एंड वाइट में तो ब्यूटी है और सदा रहेगी। कलर अपनी जगह हैं, वो भी रहेंगे, पर उसको यूज़ कौन किस तरह से कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हर कोई ब्लैक एंड वाइट में ड्राइंग करता है, स्केच करता है, पर पेंटिंग में 8 फीट 10 फीट 12 फीट की पेंटिंग में ब्लैक एंड वाइट के साथ में पूरी जर्नी लेना अपना आप एक चैलेंजिंग है। और सर नए जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी कि सर ने प्रारंभ में ब्लैक एंड वाइट में कार्य किया और फिर बाद में रंग भी आए, तो रंगों को संभालना भी बड़ा एक चैलेंजिंग कार्य है। आपके पास रंग खूब सारे पड़े हैं तो आप सब नहीं लगा सकते हैं, तो आपको कौन सा रंग कहाँ लगाना है ये आपको अनुभव के साथ आता है। तो मुझे लगता है कि अनुभव धीरे धीरे आने के साथ साथ आपके अंदर आता है। इसलिए यूँ नहीं कि आपने लिया और आपने कलर लगा दिया। हर कलर का एक भाव होता है, उसका एक महत्व होता है, कहाँ कैसा कलर लगेगा। आप अमूर्त चित्रकला की सर एक राजस्थान में पहचान है। हम कहते हैं कि प्रोफेसर सुरेश जी शर्मा, जिनके टकमन जिन्होंने इसको जिया है, इसको आप और वर्मा साहब और शर्मा साहब 3 नाम है जिसने टकमन को आज पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में एक पहचान दी है। और हम यहाँ भी घूम रहे थे, देख रहे थे, तो शर्मा साहब का जो टेक्सचर काम करना, उनका जो बारीकी वो पेंटिंग वो करते ही वो लगता है जैसे कि साधना कर रहे हो, जैसे कोई संगीतकार रियाज़ करता है वैसे रियाज़ दिखता था। आप सब अमूर्त में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में अमूर्त में कार्य करने वाले मैं सुशील जी के साथ रहता हूँ, तो उदयपुर में शर्मा साहब काम करते थे। अब फिगरेटिव वर्क तो कई जने कर रहे हैं, पर विशुद्ध एब्स्ट्रैक्ट वर्क करने वाले मुझे सुशील जी दिखते हैं जो एक इसमें कार्य कर रहे हैं, जो बिल्कुल एक तरह से उसमें रमे बसे हैं और उसी में कार्य कर रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। तो एक तो अमूर्त कला के बारे में सर एक बार थोड़ी सी आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में मैंने सुशील से भी कुछ दिन पहले पूरा इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी अच्छी विस्तार से बात बताई थी। आप क्योंकि सुशील जी को भी आपने पढ़ाया है, तो अमूर्त चित्रण के प्रति आम कला प्रेमी के मन में एक सहज जो एक दृष्टि होनी चाहिए, वो दृष्टि का विकास नहीं होने का एक कारण। और दूसरा, अमूर्त चित्रण लगभग
उदयपुर में मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ इक्का दुक्का नाम है, अभी ये कर रहे हैं सुशील जी, तो कम कलाकार इसमें आने का कारण क्या है? और आप अमूर्त में रहे, फिगरेटिव वर्क कम दिखता है। मैंने तो क्योंकि आपके साथ सर ज़्यादा इतना वर्क जो गैलरी में दिखता है वो देखने को मिला है, तो आप अमूर्त के प्रति आकर्षित क्यों, और अभी वर्तमान में अमूर्त कार्य कम कलाकार कर रहे हैं? इस 2 प्रश्न का सर जवाब। मैं अमूर्त क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे मूर्त अमूर्त में कोई भेद नहीं नज़र आता। जो अमूर्त है, वो जो शब्द अमूर्त कहा जाता है, ऐसा है कहाँ? मैं तो उसको मूर्त रूप देता हूँ, उसको आकार देता हूँ। ये अलग बात है कि वो आकार जो सभी कहते हैं कि अच्छा ये हाथी बनाया, ये घोड़ा बनाया, ये चेहरा बनाया, ये नहीं है। पर मैंने अपनी अंदर की जो एक अप्रोच है उसको वहाँ बनाया है, और उसके थ्रू पूरी भाषा बनाई है, उसके थ्रू पूरा एक म्यूज़िक का एक कंपोजिशन किया है। तो वो वहाँ तक जाने की, या किसी, वैसे तो बहुत सीधी सीधी बात है कि जो आर्ट को पहचानने वाले कितने लोग हैं आज की तारीख में भी। ट्रेडिशनल जो हमारे राजस्थान मेवाड़ की पेंटिंग है, उस पेंटिंग को कितने लोग प्रशंसा करते हैं, जिसको आर्टिस्टिक प्रशंसा कहते हैं, एस्थेटिकली कितने लोग करते हैं। अरे अच्छा ये कृष्ण भगवान के हैं, या गोपियाँ नाच रही हैं, अच्छा इसके ये कदम का पेड़, ये बोलते हैं, जबकि वो आर्ट की लैंग्वेज नहीं है। आर्ट का पर्पज़ ये नहीं है। आर्ट का तो जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में आप ये कहते हो कि यार ये क्या कर रहा है, उससे क्लासिकल म्यूज़िक कम नहीं होता है। तो ये जो अमूर्त की बात है, जो एब्स्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, ये टर्म को मैं नहीं मानता। मैं फिगरेटिव एंटर नहीं हूँ, बस ये नॉन फिगरेटिव आर्ट करता हूँ, अमूर्त नहीं करता। ये सबसे बड़ी। और सर वर्तमान में कलाकार इसमें कम एब्स्ट्रैक्ट चित्रकारी में कम दिखते हैं, इसका देखिए, आज क्यूबिज्म नहीं होता, आज इम्प्रेशनिज्म नहीं होता, तो आज अमूर्त की एक जो डेफिनेशन थी, या एक जर्नी थी, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट है, और उसमें उससे आगे पोस्ट एब्स्ट्रैक्शन वो जो करेगा वही आगे जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम है कि मैं अपने काम करता हूँ, मेरे पास में जितनी पेंटिंग है, या सुशील के पास में जितनी पेंटिंग है, उतनी पेंटिंग किसी जो फिगरेटिव पेंटिंग करने वाला है उसके पास में नहीं होंगी, उतनी ड्राइंग्स नहीं होंगी, उतने आइडियाज़ नहीं होंगे, उतनी सोच नहीं होगी, उतनी फ्रीडम नहीं होगी। तो हम उस फ्रीडम के साथ जीने वाले जो लोग हैं, जो एक चैलेंज है, तो उस चैलेंज को लेने वालों की संख्या निश्चित रूप से आज की तारीख में, नॉन फिगरेटिव करने वाला तो दूर, पर आपके जो फिगरेटिव में भी थोड़ा अपने स्टाइल में काम करने वालों की संख्या, केवल डेकोरेटिव काम करने वाले भी उदयपुर में आज बहुत ज़्यादा। आप एक्सप्रेशनिस्टिक काम कहाँ कर रहे हैं? एक लाइन से गाय बना दी, और उसके साथ में जो है वो फ्लावर बना दिए, खिड़कियाँ कोई झरोखे बना दिया। तो क्या यही हमारे आर्ट की लैंग्वेज रही है? यही हमारी कला की इतने सालों में हमने यही जर्नी की है? तो एब्स्ट्रैक्शन में भी ये है कि आप एब्स्ट्रैक्शन को एक नया डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, जो अभी तक हो चुका है उससे आगे आप कैसे जा सकते हैं, वो एक चैलेंज है। पहले वाला चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी वाले चैलेंज की तो एक्सेप्ट करने की स्थिति ही नहीं बनती, वो है ना। वैसे भी आप उदयपुर में गिनती के कलाकार हैं, बाकी सारे क्राफ्ट्समैन हैं, बाकी सारे क्राफ्ट्समैन हैं, गिनती के कलाकार हैं, जो जिनकी अपनी चाहे उसने फोक को लेकर के, ट्रेडिशनल को लेकर के, या किसी भी मिनिएचर को लेकर के कुछ भी किया हो, वो एक्सक्लूसिव अपनी स्टैंडिंग रखता है, ऐसे गिनती के। तो ज़्यादा क्यों नहीं है? एक समय था राजस्थान एब्स्ट्रैक्शन में लीडर था देश के, मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट राजस्थान में थे, और उनको स्पेशल श्रेणी में रखा जाता था। इवन रज़ा या राम कुमार भी जो है वो कोट करते थे। ये स्थिति थी। आज क्यों नहीं है? आज का समय बिल्कुल डिफरेंट है। आज के समय में कोई एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है तो उसको मेरी पेंटिंग बिकेगी, कितने में बिकेगी? अभी शुरू ही किया है और आता है, कुछ नहीं, हाँ, लेकिन बिकेगी बिकेगी पहले बेचने तो ये
मेरे पास तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि ये आर्ट करूँ करता है, तो उसको पैकेज कितना क्या मिलेगा? मैंने कहा बड़ा ज़ीरो, इतने का मिलेगा पैकेज, उसको बनाना पड़ेगा कि मेरा पैकेज ये है। तो फिर मैं अपने बेटे का या अपने भतीजे का या अपने परिवार के लोगों का या मैं अपने शिष्यों का एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने पैकेज समझ के नहीं लिया है। आर्ट इस रूप में नहीं होता है। आर्ट के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, आपको जो है वो थ्रू आउट लाइफ आपको उसके साथ जीना पड़ता है। जिस रोज़ छोड़ देगा उस रोज़ उसके साल 2 साल में लोग बाग भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको जीवन के अंतिम क्षण तक आर्ट के साथ जीना है। वो स्ट्रगल चाहे फिगरेटिव करे, चाहे नॉन फिगरेटिव करे, फोक करे या ट्रेडिशनल करे, कुछ भी करे, उसके साथ में उसको गुजरना होता है। सर, आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में एक ध्यान में ये आ रहा है कि जैसे कई कला शिक्षा के अंदर हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, तो हम जाते ही बच्चे को पहले लाइफ स्टडी सिखाते हैं, हम इसको पोर्ट्रेट सिखाते हैं, हम इसको मतलब कुल मिलाकर उसको फिगरेटिव की तरफ पूरा धकेलते हैं। तो कहीं ये तो नहीं कि हम आर्टिस्ट को BFA MFA में पूरा उसका फोकस तो हमारा फिगरेटिव के प्रति होता है, उसके 5 साल 6 साल तक उसको उसमें डालते हैं, उसके बाद अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट वर्क करे। कई ये कारण तो नहीं है कि कई इंस्टीट्यूशन में फ्रीडम होती है, फिगरेटिव नॉन फिगरेटिव ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती। आपको उससे सारे टेक्निक्स, उसके मीडियम, उसके स्टाइल्स को मतलब दुनिया में जो जो कुछ हो रहा है उससे उसको परिचित कराया जाता है, और इसके बाद में जो है वो उसको फ्रीडम दी जाती है कि आपको इसमें आप अपना रास्ता कैसे बना सकते हैं। वो करेंगे तब जा कर के होगा। पर अब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत अगर स्पष्ट कहूँ तो आर्ट टीचर हैं कहाँ? केवल लेक्चरर हैं। जो आर्ट के साथ जी रहा है ऐसे कितने लोग हैं? नहीं है ऐसा नहीं कहता हैं, पर कितने लोग हैं? बहुत दुर्भाग्य है कि जो आर्ट के लेक्चरर का सिलेक्शन होता है वो इतना डिफेक्टिव है, जहाँ प्रैक्टिकल के लिए 0 मार्क्स हैं, और थ्योरी जो प्रोफेशनल आर्ट टीचर हैं या प्रोफेशनल आर्ट टीचर के लिए सिलेक्शन करते हो वहाँ केवल थ्योरी में ही आप सब कुछ देख रहे हो। वो तो आर्ट हिस्ट्री है, आर्ट है कहाँ? तो उसको कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई कुछ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का हमारे शिक्षा नीति में भी कुछ इस तरह का जो चीज़ आनी चाहिए। आज की स्थिति में आज भी हमारा सिलेबस जो है बाबा आदम के ज़माने का सिलेबस है। आज हम वही लैंडस्केप अपने जो स्टिल लाइफ, नेचर स्टडी ये करा रहे हैं। ये तो बच्चा जो है अगर आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, आर्ट करना चाहता है, तो पहले करके आता है या पहले साल में वो करके और आगे बढ़ जाता है। तो उसको आधार बनाने की ज़रूरत है। हमारे लैंडस्केप MA में लैंडस्केप रख लिया, अरे आप पेंटिंग क्यों? लैंडस्केप भी तो पेंटिंग है। तो ब्रॉडर वे में समझने की, समझाने की या उसको इंक्लूड करने की ताकत या इतना नहीं करते। इसके पीछे रीज़न ये है कि उनको डर है कि हम पढ़ाएंगे कैसे, हम आगे कैसे लेके जाएंगे। बहुत सारे सिलेबस में इंक्लूड तो कर दिया अपने इंस्टॉलेशन, है ना। अब इंस्टॉलेशन की बेसिक स्थिति कहाँ है? तो दूसरा जो पढ़ाने टीचर आ रहा है सर, वो खुद कौन सा वो थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। ये वो डिफेक्टिव तो ये है सबसे बड़ा, क्योंकि सिलेबस में 80% प्रैक्टिकल है, 20% ही थ्योरी है। और आप खाली थ्योरी को बेस बना के इंटरव्यू करके टीचर बना रहे हैं। तो सही कह रहे हैं। तो दुर्भाग्य ही है। प्राइवेट स्कूल्स में, हर स्कूल में, मैं कई स्कूल्स में, जो बड़ी स्कूल जितनी हैं उनके 10-10 आर्ट टीचर हैं, अच्छी खासी संख्या में आर्ट टीचर है। गवर्नमेंट स्कूल में एक भी आर्ट टीचर है? आर्ट एजुकेशन होते हुए भी आर्ट टीचर नहीं है। तो डिफेक्टिव कौन? सर शिक्षा नीति। हाँ, उदयपुर में सर बीच में टोक रहा हूँ आर्ट टीचर की बात करें, मैं उदयपुर में रहता हूँ। यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़े स्कूल उनको छोड़ दो, बाकी आर्ट टीचर कौन होगा वहाँ पर? आर्ट क्लास होगी, पढ़ाएगा कौन? जिसका पीरियड खाली है वो चित्रकारी पढ़ा रहा है। हमारे सरकारी स्कूल में तो इससे भी दयनीय हालत है। कुछ नहीं पढ़ा करके उनका आर्ट एजुकेशन के लिए जो मार्क्स हैं वो भर के दे देते हैं। टीचर है ही नहीं, टीचर ही नहीं है। और उनको
क्लास भी लग रही हैं ऑन पेपर और मार्क्स भी, एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और मार्किंग भी हो रहा है। तो इससे दयनीय हालत और क्या। हम प्राइवेट स्कूल की क्या बात करें, हम हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको हम नहीं वो कर सकते, प्राइवेट स्कूल के साथ में क्या। पर जनरली अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास में अच्छा खासा स्टाफ होता है, अच्छा खासा उनको उनके बच्चों को एक्सप्लोजर मिलता है और न जाने क्या क्या वो कराते हैं। तो क्या सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी है। अपन लोग पढ़ते थे तो सभी पढ़ते, सबका शायद 5वीं 6वीं सब में पहली से लेकर ड्राइंग हुआ करता था, म्यूज़िक सब पढ़ते थे, ड्राइंग सब पढ़ते थे। आज क्या हो गया, आप बेसिक संस्कार ही नहीं दोगे तो आगे कहाँ क्या करेगा। उसको तो खाली वही है कि एक इंजीनियर बनने वाला जो है उसको पैकेज कितना मिलेगा ये सोचता है, एक डॉक्टर बनने वाला वो जो है वो मरीजों को मार करके कितना वो क्या स्थिति कर सकता है, कितना कमा सकता है वो देखता है। तो एक आर्टिस्ट को भी उसी लेवल पे देखना, तो कितनी दयनीय हालत है। सोसाइटी में आर्टिस्ट की जो एक इम्पोर्टेंस है वो पैसों से नहीं है, उसके आर्ट से जो आने वाले जनरेशन के लिए कुछ न कुछ दे करके जाता है। वो संस्कृति का सर संवाहक है, संस्कृति को हाँ, बिल्कुल। बढ़ाता है आर्टिस्ट, संस्कृति को कलाकार से उस समाज की, उस संस्कृति की, उस देश की पहचान बनती है। सर जैसे आपने इंजीनियरिंग का, मैं कहता हूँ आज के समय में हर माँ बाप बच्चों को या तो डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है। और इंजीनियरिंग के अंदर जब बीटेक करने का फोकस उनका होता है कि वो 7वीं 8वीं में बच्चा आता है तब से उसको बीटेक इंजीनियरिंग बनाने के लिए उसके पूरा प्रोसेस में डाल देते हैं, उसको कोटा भेजते हैं, वो कोचिंग करना, उसको में मन है कि नहीं, इसलिए कि हम देखते हैं आए दिन घटनाएं हो रही है। और फिर होते होते 10-12 साल उस व्यक्ति के बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब क्योंकि इन्वेस्ट ही कर रहे हैं क्योंकि वापस रिटर्न पैकेज मिलेगा। तो इस तरह एक परिवार समाज के अंदर भी देखें तो कलाकार सहजता से निकलते हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि कला व्यक्ति के अंदर होती है, सहजता से निकलती है। पर एक समाज के रूप में एक अच्छे कलाकार घरों से या कला के प्रति इस तरह की दृष्टि जो बीटेक के लिए बच्चों पेरेंट्स के अंदर है, मैंने सुशील से भी पूछी थी बीच में कि जो दृष्टि बीटेक या डॉक्टरी के लिए जो माँ बाप की है वो कला के प्रति नहीं है। कला के अंदर किसको भेजेंगे, रेयर छोड़ दें, ऐसा बच्चा जो ठीक है ज़्यादा पढ़ने में नहीं, साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसको चलो इसमें डाल दिया आर्ट में, धीरे धीरे होता होता बन गया तो अलग बात है। तो इस तरह से एक समाज के रूप में कला के प्रति एक जागरूकता या कला के प्रति लोगों को उसमें करना, ये कमी सरकार, समाज, सरकार और स्वयं हम बहुत इसके लिए जिम्मेदार हैं। वातावरण ही ऐसा। तो जब अभी सरकार की बात की तो उन्होंने जो है वो कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसके बाद भी आर्ट टीचर की नियुक्तियां नहीं होती। आरपीएससी में लेक्चरर का, स्कूल व्याख्याता का सिलेक्शन होता है तो उसमें प्रैक्टिकल का कोई महत्व नहीं है। इंस्टीट्यूशंस में सब्जेक्ट होते हुए भी एक रूम आर्ट रूम नहीं है। छोटी क्लासेस में बच्चे को आर्ट में रुचि बढ़ेगी तो कहाँ से बनेगी, क्योंकि उसको जो है वो आर्ट टीचर नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों की जो है वो एक मिला जुला जो असर है वो हमारे इस जनरेशन पे आ रहा है। एक अलग बात है कि जो पागल होता है आर्ट के प्रति, क्योंकि बचपन में ये कीड़ा होता है, बचपन से ही होता है, और जिसमें कहीं एक माहौल मिल गया, थोड़ा सा उसने अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दिया, तो वो आर्ट में आता है और आर्ट में आगे जाता है। आर्ट की ये यात्रा तो कभी बंद होगी नहीं। आर्टिस्ट समाज में आएंगे, आर्टिस्ट जो है कुछ ना कुछ दे के जाएंगे, चाहे सोसाइटी, चाहे सरकार उसके लिए कुछ सोचे या नहीं सोचे। 1-2 प्रश्न और है सर। जो सरकारी स्तर पर अकादमी है, अकादमियों का जो एक कला को संरक्षण या कला के जो कलाकार के अंदर कला यात्रा को आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान होना चाहिए, मैं चूँकि सामाजिक कार्यों में भी जुड़ा हुआ हूँ तो यूँ ध्यान में आता है सर कि कलाकार बहुत बड़ा है, और अगर वो नेता कोई आ गया तो कई बार यूँ लगता है कि मतलब वो अकादमी में जाने के लिए उसके लिए कई बार आगे पीछे घूमते हुए दिखते हैं मुझे उसमें। तो एक कलाकार के रूप में एक जो आत्म स्वाभिमान होना चाहिए कि मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो क्या, हम तो एक कला के रूप में काम करेंगे। तो वह अकादमी में जो एक स्तर का जो जाना चाहिए और उसका अकादमी के द्वारा समाज के अंदर कला के लिए जो योगदान होना चाहिए। अभी ये लगता है खाली अकादमी का आया है और अकादमी में जाने के बाद कुछ 1-2 जो वार्षिक प्रदर्शनी होती है वो आयोजन करना। तो अकादमी का इसके विस्तार में या इसके विकास के अंदर जो योगदान होना चाहिए उसमें आप संतुष्ट है या इसमें कुछ आपका सुझाव है? मेरे मुंह से नहीं कहलवा उतना अच्छा है, क्योंकि मैं एकेडमी से 1970 से जुड़ा हुआ हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पिछले सालों में बहुत सक्रिय नहीं रहा हूँ, पर मैं नेशनल एकेडमी भी करीब 10 साल तक मैं नेशनल एकेडमी से भी जुड़ा रहा हूँ।
धीरे धीरे डिटोरेशन हुआ है। उस डिटोरेशन के कई कारण हैं। उसमें सरकार की जिम्मेवारी जो होनी चाहिए उसको भी मैं एक कारण मानता हूँ। सरकार ने इतनी एकेडमीज़ खोल दी और बजट के हिसाब से, जैसे मैं ललित कला एकेडमी का ही एक एग्जांपल देता हूँ, तो ललित कला एकेडमी का जो बजट आज से 25 साल पहले था और आज जो बजट है उसकी आप तुलना करो तो उसमें विस्तार कितना हुआ? कुछ भी नहीं के बराबर। जबकि होता है कि हर साल 10% बढ़ा देना। तो 1970 से लेकर के आज तक में हर साल 10% बढ़ा होता तो आज करोड़ों में बजट होता। हम ललित कला एकेडमी चलाते हैं या हम पूरे राज्य की कला के लिए बात कर रहे हैं, तो टोटल बजट कितना है? 1 करोड़ भी नहीं है। तो इससे दयनीय हालत और क्या हो सकती है, जिसमें कि अच्छी खासी तनख्वाहें चली जाती हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं टकमंड, तो हमें मालूम है कि एक एक्टिविटी हम करते हैं तो अच्छा खासा अमाउंट उसमें चाहिए। तो अगर हमें इंटरनेशनल कोई एक इवेंट करना है तो एक अच्छे अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और आप इस बजट में कि इसमें बजट में जो होता है वो करो तो वो तो कुछ नहीं होगा, केवल रिचुअल ही होगा कि एक स्टेट एग्जीबिशन हो गई, एक स्टूडेंट एग्जीबिशन हो गई, या कोई एक वो कर दिया। ऐसे पिछले सालों में एक पब्लिकेशन नहीं हुआ है, एक इंटरनेशनल कोई इवेंट नहीं हुआ है, कोई एक्सचेंज की कोई स्कीम नहीं आई है, कोई स्कॉलरशिप के लिए कोई नया कोई पहल नहीं हुई है। तो इन सारी चीज़ों की जो आज के समय में यंग लड़कों को ज़रूरत है वो एकेडमी पूरा करती थी, जो अब नहीं कर रही। हम हमारे ज़माने की बात करते हैं या हमारे से बात करते हैं, तो एग्जीबिशन करनी होती थी, चाहे जब राजस्थान में करनी है तो उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट था, स्टेट में करनी है एक जगह से दूसरी जगह करनी है तो अलग है, नेशनल लेवल पे करनी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी करनी है तो आपको स्टेट एकेडमी एक फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, जैसे गुजरात एकेडमी अभी करती है। जो पहल हमने की थी, जो शुरुआत हमारी थी, हम तो कहीं गए और दूसरे एकेडमीज ने जो है उसको आगे से आगे बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं अब कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है। मैं गड़बड़ तो सुधारी जा सकती है या उसको ठीक किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हो सकता या नहीं। आज के जनरेशन में भी बहुत आग है, बहुत उसको करने की बहुत इच्छाएं रखते हैं, उनको मैं कमज़ोर नहीं मानता, पर कुछ और स्थितियाँ समय के अनुसार बदली हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो यूथ जो है वो उससे एकेडमी से दूर होते गए और अपने कभी गैलरीज के साथ में, कभी जो इंटरनेशनल इवेंट्स के साथ में, कभी और चीज़ों के साथ में वो जुड़ गए, तो उनको ये गैलरी जो है वो ये एकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सर ये भी एक कारण हो सकता है कि कला के प्रति जो सत्ता किसकी भी हो, पर जब वो लोग आते हैं तो उसके अंदर जो नीति निर्धारण जो करते हैं, तो या तो कला के प्रति जो एक उनका दृष्टि होनी चाहिए, उस दृष्टि का अभाव भी एक कारण हो सकता है कि कला के जो भी बजट या जो भी योजना बनती है उसके अंदर अंत के अंदर हो सकता है स्थान कला के लिए आता हो, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, तो एक इसकी कोई विशेष रचना हमको सरकारी स्तर पर भी ऐसी रचना होनी चाहिए कि कोई न कोई एक व्यक्ति या कोई उसमें हो सलाहकार के रूप में कि कला को अगर आप आगे बढ़ाएंगे और उसको बड़ा स्थान देंगे तो आप देश के अंदर, हम कहते हैं कि भारत तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो वो एक अर्थ के आधार पर आप नाम ऊंचा कर रहे हैं, पर कला के रूप में अगर आप कलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आपका नाम वैसे ही समाज के अंदर, विश्व के अंदर आपको सहज आगे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी कुछ आवश्यकता है। अंत में सर, आपने इतना लंबा समय दिया, आपका समय लिया हमने। उदयपुर की जो हम युवा कलाकार जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, और सबसे बड़ी बात है उदयपुर में मैं खुद ट्रेडिशनल आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ और एमए ड्राइंग में मैंने की है, अभी रिसेंटली पीएचडी पूरी हुई है। तो अभी वर्तमान में जो कार्य करने वाली उदयपुर की कला जगत के अंदर जो पहले शर्मा साहब, वर्मा साहब, एक पूरी एक टीम थी, वैसी टीम वापस तैयार हो। इसके अंदर टकमण का एक आप यहाँ जुड़े हुए हैं, इस टकमण का इस युवा पीढ़ी को आगे लाने के अंदर, कलाकारों को मंच देने के अंदर क्या योगदान हो सकता है, और आने वाली पीढ़ी को कला यात्रा में सतत वो कला साधना करते रहे, इसके लिए आपका कोई सुझाव हो तो बताएं।
टकमन, अगर मैं ये सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँ कि देश में बहुत गिने चुनी जगह ऐसी हैं जहाँ एक कल्चर सेंटर कलाकारों द्वारा चलाया जाता है। सरकारी स्तर पे बन गए और फिर उसी स्तर पे चलते हैं, वो अलग बात है। कलाकारों द्वारा कलाकारों के लिए और कलाकारों के हित के लिए काम करने वाली संस्था टकमन है। और ये उदयपुर का सौभाग्य है कि ये उदयपुर में है। और सारे जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं वो इस टकमन से जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंबर होना बहुत ज़रूरी नहीं है, पर यहाँ हर एक्टिविटी में सब आते हैं। हर एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो आगे से आगे अपनी सेवाएं देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर एक जनरेशन जो बाद में पिछले 10 सालों में जो आर्ट फील्ड में आए हैं या 10-15 सालों में जो नई खेप आई है, उनको प्रैक्टिकल से रुचि बहुत कम हो गई। और उस वजह से जो पीएचडी करने के, नेट पास करने के, स्लेट पास करनी है, इंटरव्यू देना है, प्रैक्टिकल हमने उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं, उसी में लग गए। तो आर्ट के जो एक पहल होनी चाहिए वो कम है। हमारा तो हमेशा यहाँ द्वार खुले हैं। टकमन में किसी भी कलाकार को आने के लिए हम ओपन इनविटेशन देते हैं। आएँ, स्टूडियोज़ में काम करें, जब सेरेमिक में काम करें, स्कल्पचर में काम करें, प्रिंट मेकिंग में काम करें, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का यूज़ करें, जो चाहें वो कर सकते हैं। नया से नया कोई प्रोजेक्ट लेकर के आएँ और उसको टकमन के साथ शेयर करें। हम हर स्थिति में टकमन को यंग लोगों के लिए हमेशा द्वार खुले हैं। सीनियर आर्टिस्ट के लिए तो हैं ही, सबके लिए, देश के कोने कोने से कोई भी आर्टिस्ट रह कर के काम कर सके। हम अभी रेजिडेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर किसी के लिए खुला है। और इससे बढ़िया मौका या इससे बढ़िया और प्रैक्टिकल को जोड़ने का काम और संस्था नहीं करती वो, और ये ऐसा मौका और नहीं मिलेगा। उनको करना चाहिए, आएँ और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस इंटरव्यू को जो देख रहे हैं उन सब से निवेदन है कि उदयपुर में महाकाल मंदिर है, उससे मल्ला तलई की तरफ जाते हैं, चरक छात्रावास से जस्ट पहले टकमन 28 बोर्ड लगा हुआ है। आप सब पधारे हैं। बहुत सुंदर आर्ट गैलरी यहाँ बनी हुई है। संदीप जी पालीवाल इस गैलरी को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। आप यहाँ आइए, आपको अलग अलग तरह के चित्र देखने को मिलेंगे, जहाँ जो कई नहीं कलाकार किस तरह का कार्य करते हैं, कोई क्या उनकी मतलब सोच है। आप आएंगे, देखेंगे, आपके मिलने वाले हो सबको लाएं, दिखाएं। और टकमन पे जो एक हमने सिरेमिक स्टूडियो बनाया है, राजस्थान में एकमात्र कम्युनिटी सिरेमिक स्टूडियो है जहाँ कोई भी आकर के काम कर सकता है। आप सिरेमिक सीखना चाहें तो कहीं पे भी नहीं जा सकते, कहीं पे भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर यहाँ आकर के काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज आपका अमूल्य समय दिया और आपसे बहुत सी बातें मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सीखने को मिली। आपके साथ में सुशील जी बैठे हैं और आप चूँकि सुशील जी के कॉलेज समय से गुरु रहे हैं, तो सुशील जी 2 मिनट सर के बारे में बात करके फिर इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। सुशील जी, आप का सर के साथ लंबा अनुभव रहा है, कॉलेज समय से लेकर वर्तमान समय तक, तो आप सर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो अभी तक हमको पता नहीं है वो बताएं। बेसिकली स्कूल से तो मैं साइंस मैथमेटिक्स करके स्कूल ऑफ आर्ट में BFA करने गया था। सबसे पहले जो प्रारंभिक तौर पे गुरु कहें या सर कहें, सबसे पहले जो आर्ट सिखाने वाले सर हैं वो सर ही हैं। फर्स्ट ईयर से लेके पूरा BFA तक सर से ही पेंटिंग्स और ग्राफिक की शिक्षा ली। और कहीं न कहीं बाकी तो पता ही था कि सर उस समय भी बहुत सारी कैटलॉग्स, बहुत सारी प्रदर्शनियाँ, बहुत सारे स्ट्रिक्ट टीचर भी रहे हैं सर, बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट। तो उस समय लगता था कि बहुत कठोर है सर, लेकिन अब लगता है कि वो कठोर था, बहुत ज़रूरी थी। और स्केच 20 स्केच अगर नहीं है तो क्लास में नहीं आना है, और 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे रेगुलर काम करना, और बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। तो आज जिस मुकाम पर या जहाँ कहीं भी हैं, काम का जो भी स्तर है या आने वाले समय में जो भी होगा, तो कहीं न कहीं सर का आशीर्वाद ही रहा। और रही बात जैसे कि आप एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे,
तो भले अमूर्त कहें या वस्तु निरपेक्ष कहें या एब्स्ट्रैक्ट कहें, कोई भी चित्र हो, भले फिगरेटिव हो या नॉन फिगरेटिव, फिगरेटिव चित्र भी इसीलिए हमें आकर्षित करेगा, इसीलिए हमारे अंतर्मन में आनंद की अनुभूति पैदा करता है, जैसे सर ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उसमें वस्तु निरपेक्ष जो कलात्मक कार्य किया हुआ उन्होंने, इसलिए वो फिगर अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं लग रहा है कि ये फला फॉर्म बनी हुई, इसलिए फॉर्म का भी अपनी एक स्ट्रेंथ है। लेकिन फिगरेटिव हो या नॉन फिगरेटिव, वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य की वजह से ही वो जो सौंदर्य बोध होता है वही रीजन है। सर आपका भी इस मामले में? वो तो इतनी सारी बात हो गई, सब कुछ तो हो गया। सर हाँ, तो जो इंटरव्यू में पूरी बात जो काम कर रहा है वो निश्चित आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। इनसे बहुत कुछ लेना चाहिए, और ये उदयपुर में है तो यंगर जनरेशन ख़ास तौर से अगर इससे संवाद करेगी तो आर्ट क्या होता है, आर्ट क्यों करना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो काम कर रहा है, वो उसको क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, ये सब चीज़ जो है एक अच्छे टीचर की तरह सुशील कर सकता है। ये मैं इतना जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और इस कला वार्ता को आप सभी जने सुने, अपने कला के जो स्टूडेंट हैं उनको अधिकतम सुनाएं, ताकि उनको भी अपने कलाकार में कुछ नई चीज़ सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।